दोस्तों आज आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर होगी कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिल चुका है। यूएन के अंदर जो प्रस्ताव आया वो पास हो गया। कितने वोट समर्थन में पड़े और कितने खिलाफ पड़े और कितने एब्सेंट रहे, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। खबर नंबर 2 ये कि अमेरिका अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है और इजराइल इसी वजह से लगातार अलग अलग देशों पर हमला करके खुद को बड़ा महफूज महसूस कर रहा था। लेकिन यूएन के इस प्रस्ताव और वोटिंग के बाद जो आया फैसला, वह अमेरिका कहां खड़ा हुआ नजर आता है। आज आपको जरूर यह देखना चाहिए कितने ऐसे देश हैं जिन्हें हमेशा अमेरिका का पिछलग्गू कहा गया, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में जो ये प्रस्ताव लाया गया था उस दौरान जो वोटिंग हुई उसमें पता लगा अमेरिका कहां खड़ा है। खबर नंबर 3 आपको दिखाऊंगा। इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। यह हमला किसने किया, कहां किया और कितनी तबाही हुई, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथ साथ खबर नंबर 4 जरूर देखिएगा। चौथी जो खबर है वो इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि दिन के उजाले में कतर पर हुए हमले के फौरन बाद निंदा करने वाले जैसे ही रात होती है, यानी हमले का वक्त आता है इजराइल पर, वैसे ही इजराइल के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं, यानी एक्सपोज हो गए कई मुस्लिम देश। और खबर नंबर 5 जरूर देखिए, ये धोखे से जुड़ी है। एक नहीं 2 देशों ने कहा कि हां धोखा हो रहा है। एक कतर ने कहा कि इजराइल ने हमें धोखा दिया। क्यों कहा, तो भाई दूसरी तरफ ट्रंप के मना करने के बावजूद क्यों नेतन्याहू इतने बौखलाए हुए हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। और इसके साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा, कहां कहां कैसे कतर ने अमेरिका और इजराइल दोनों को झटका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर है फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिल गया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 142 142 देशों ने आगे आकर फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने की इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। यह सबसे बड़ा सेटबैक कहा जाएगा। यह कवायद पिछले 2 महीने से चल रही थी। यह पूरा चार्ट आप देखते चलिए, यहां पर प्लस ग्रीन प्लस जो बना हुआ है, ये सारे के सारे वो देश हैं जिन देशों ने कहा कि हां ये सही वक्त है कि फिलिस्तीन को अब देश का दर्जा मिलना चाहिए। इतने लंबे समय से अपनी ही जमीन पर वापसी करने के लिए, कब्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे फिलिस्तीनियों के लिए यह ऐतिहासिक मौका है। इस ऐतिहासिक मौके पर कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता था। तो ऐसे में कुल मिलाकर 142 देशों ने समर्थन किया। खास बात इसमें यह रही कि इन 142 देशों में ऐसे ऐसे देश भी शामिल थे जो पहले फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े थे, फिलिस्तीन को देश का दर्जा नहीं देना चाहते थे। लेकिन इन 23 महीनों के संघर्ष, यानी 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया और इजराइल अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर जो गजा में कर रहा है, उसको देखने के बाद पूरी की पूरी दुनिया और समीकरण पलट गए। और हुआ क्या, अब यह है कि जो इजराइल कल तक पीड़ित हुआ करता था उस पर वॉर क्रिमिनल का टैग कई देशों ने लगा दिया। वो देश जो अमेरिका के कहे गए बयान के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते थे। इस पूरी लिस्ट में आप नाम ढूंढ सकते हैं, अलग अलग नाम आपको नजर आएंगे जिसमें कई ऐसे देश हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिका के खिलाफ चले जाए। मैं अमेरिका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, राष्ट्रपति का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन ये देश कभी भी अमेरिका की कही हुई बातों के खिलाफ नहीं जाते थे, लेकिन इस बार मना कर दिया। ये प्रस्ताव लाया भी कौन सा देश? फ्रांस। ये प्रस्ताव लाया भी कौन सा देश? सऊदी अरब। सऊदी अरब और फ्रांस की ये संयुक्त कोशिश थी जो रंग लाई और 142 देशों ने, 142 कंट्रीज ने आगे आकर कहा कि हां हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए। भारत ने भी पहले की तरह इस बार भी फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने की इस प्रस्ताव पर मोहर लगाया है। 1988 में भी जब इस तरह की गतिविधियां शुरू हुई थी और काम शुरू हुआ, तब भी भारत इस पक्ष में खड़ा था। वो बात अलग है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने लिहाज से फिलिस्तीन का विरोध और इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन फिलहाल भारत ने भी खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का समर्थन किया। 142 देशों में से एक देश भारत भी है और कई वो देश हैं जैसे इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। इन देशों ने भी अमेरिका से इतर फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने की मांग का, इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। लेकिन अब आते हैं 10 कौन कौन से अगेंस्ट पर है। कहां अमेरिका इस पूरे के पूरे प्रस्ताव में खड़ा नजर आया। अब आप सोचिए कितना अकेला पड़ गया अमेरिका। तो देखिए सबसे लास्ट में आपको यूनाइटेड स्टेट दिखेगा माइनस, इसके साथ साथ इजराइल तो है ही। तो ये 2 देशों की तो पूरी
पूरा जानकारी थी कि ये होगा ही होगा, अभी अमेरिका और इजराइल। लेकिन और कौन से देश हैं? तो मुश्किल 2 देश और ऐसे हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, एक अर्जेंटीना है, एक हंगरी है। बस इन 2 देशों को छोड़कर कोई एक ऐसा देश नहीं है। नॉर्वे आपने सुना नहीं होगा, माइक्रोनेशिया आपने सुना नहीं होगा, सुना भी हो तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। पलामू, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, ये है टोंगा, ये वो देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े रहे। अब सोचिए, अमेरिका जो अपने आप को ताकतवर बताता था, जिसकी एक बात को पूरी दुनिया मानने के लिए, ज्यादातर देश मानने के लिए तैयार रहते थे, आज वो कहां खड़ा है? 142 देश अमेरिका और इजराइल के साथ खिलाफ खड़े हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। 142 कंट्रीज जो है, उन्होंने इजराइल के खिलाफ भी मोर्चा खोला एक तरीके से, और अमेरिका के खिलाफ भी। तो एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। अगला देखिए, जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा था, इसमें यह बताया गया है, जैसे ही यह प्रस्ताव पास हुआ उसके फौरन बाद यूरोप के 27 देश हैं, इसमें खबर है, आरकेएम का दावा है कि 27 ऐसे देश हैं भाई, उन देशों ने कह दिया है कि पहली फुर्सत में नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो। दूसरा कह दिया गया कि भाई जैसे ही ये पास हुआ है, फौरन ही इजराइल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन पर बैन लगाया जाए। तीसरा ये कह दिया कि जो आईडीएफ है, यानी कि इजराइल की सेना जो गजा में है, वो फौरन निकल जाए गजा को छोड़कर। तो ये 3 बड़ी बात कही किसने? यूरोप के 27 देशों ने। यूरोप शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए जोर देकर कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका के कहे बिना इनमें से एक भी बयान नहीं दे पाता था एक वक्त में। लेकिन आज क्या है, पूरा का पूरा यूरोप कहता है कि इजराइल को हट जाना चाहिए फिलिस्तीन से, गजा खाली कर दो, वेस्ट बैंक खाली कर दो, ये डिमांड अब हो रही है। लेकिन जिस वक्त ये प्रस्ताव लाया गया था, तब इजराइल में क्या हो रहा था? इजराइल में सायरन बज रहे थे। इजराइल में वहीं की जनता यानी इजरायली एक शेल्टर ढूंढ रही थी, महफूज जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि उनके आसमान में लगातार नजर आ रही थी मिसाइलें, जो दनादन एक के बाद एक गिराई जा रही थी। ये देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, ये मैप आप देख रहे हैं, इनमें आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 20 से 25 जगह से सायरन सुने गए। कई जगह धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके, ये सायरन क्यों बजे? दरअसल ये धमाके इसलिए हुए क्योंकि यमन ने एक बहुत बड़ा हमला किया। ये एक इजराइल पर हमला, सबसे बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया। हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि खबर आ रही थी कि ईरान एक बड़ा हमला देर रात कर सकता है इजराइल पर, लेकिन खबर अब आई कि ईरान का ये पूरा का पूरा कॉकस था, ये पूरा का पूरा तरीका था, और इधर यमन ने अटैक कर दिया। ये उधर वो ईरान को संभालते रह गए, इधर यमन ने एक बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। लेकिन बात आएगी अब एक्सपोज होने की भी। तो एक्सपोज कैसे हुए हैं, एक दो वीडियोस आप देखते चलिए कि कैसे इंटरसेप्ट किया गया, कहां से मिसाइल जा रही थी, कौन दाग रहा था। पहले वीडियो देखिए। आसमान में टिमटिमाता हुआ एक तारा जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है। दरअसल एक मिसाइल जा रही थी, उसे इंटरसेप्ट किया गया, उसे आसमान में मार गिराया गया, उसका मलबा जमीन पर गिर रहा था। ये वहां की तस्वीर। अच्छा, देश कौन सा है? ये कतर नहीं है, दरअसल ये सऊदी अरब है। दरअसल इजराइल और यमन के बीच में सऊदी अरब एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। अब जब यमन ने एक के बाद एक मिसाइल दागी, जिसमें से कई मिसाइलें इजराइल पहुंच गई, लेकिन उनमें से कई मिसाइलों को सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। वही सऊदी अरब जो कतर पर हुए हमले के फौरन बाद कहता है कि इजराइल ने गलत किया, इसकी निंदा करो, ये तो बहुत गलत है, हम आपके साथ हैं, तमाम बातें हो रही थी। लेकिन हुआ क्या? जब यमन ने कतर पर हुए हमले के फौरन बाद इजराइल पर हमला किया, तो उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया गया। कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। सऊदी अरब का यह चेहरा एक्सपोज हो गया है कि सऊदी अरब कैसे इजराइल के लिए चट्टान की तरह खड़ा है, कैसे उसे डिफेंड कर रहा है, ऐसे वक्त में जब उसके अपने ही एक और मुस्लिम परस्त देश कतर पर, गजा के बाद कतर पर हमला हुआ है उसके बावजूद भी। तो यह एक तस्वीर निकलकर सामने आई। आरकेएम का भी दावा है कि सऊदी अरब ने थर्ड मिसाइल सिस्टम अपना एक्टिवेट कर दिया था जैसे ही यमन की तरफ से हमला हुआ, और उसके बाद कई मिसाइलें मार गिराई गई हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब कतर पर हमला हुआ, उसके फौरन बाद यमन ने कतर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक किया था। यानी दिन के उजाले में सऊदी अरब कहता है गलत है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इजराइल को सबक सिखाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जब वक्त आता है तो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा कतर पर हुए हमले को लेकर है। दरअसल जब कतर पर हमला हुआ तो इजराइल ने सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। यह खबर आपके अपने चैनल ने बताई थी कि कैसे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया सऊदी अरब के, यानी इजराइल से उड़ते हैं जहाज, लड़ाकू विमान, सऊदी अरब से होते हुए कतर पहुंचते हैं, वहां बम गिराते हैं 10 और लौट आते हैं बड़े आसानी से। तो सऊदी अरब ने न केवल अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, बल्कि खबर इसमें निकल कर आई है, ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि जो अमेरिका का मिलिट्री बेस वहां बना हुआ है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, उन्हें भी ऑफ कर दिया गया था, जिससे इजराइल के
जो लड़ाकू विमान है उन्हें इंटरसेप्ट ना किया जा सके, वो आसानी से कतर में जाकर हमला करके आसानी से लौट आए। तो ये सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल की मिलीजुली चाल थी जो कतर पर हमला हुआ, और ये कतर समझ गया है, इसीलिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, पहला धोखा ट्रंप को दिया जा रहा है। खबर है कि दोहा में हमास के नेताओं पर जो इजराइल के हमले हुए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो लताड़ लगाई नेतन्याहू को और कतर से कहा कि जो दोहा में हुआ उसके बाद अब कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने ट्रंप के वादे के खिलाफ जाकर क्या किया, दोबारा से कतर को धमकी देना शुरू कर दिया है। ये फिर हो रहा। अच्छा, आप सोचेंगे अमेरिका जैसा देश, इजराइल उसकी बात नहीं मान रहा, फिर भी ट्रंप के साथ खड़े हैं। दरअसल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के बारे में, मैंने एक दिन पहले भी बताया था और आज भी बता दूं। अमेरिका के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहला, उसके लिए किसी अमेरिकन पर हमला नहीं होना चाहिए। दूसरा भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा कहां से आता है, हथियार बेच कर। इसलिए आपने रूस, चीन, इन देशों को जबरदस्ती घुसते हुए नहीं देखा होगा कि तुम्हारे यहां झगड़ा हो रहा है मैं चल रहा हूं, ये नहीं। अमेरिका हर जगह घुसता है। वो यूक्रेन और रूस का झगड़ा था, यूक्रेन को हथियार दिए। ये इजराइल और उनके बीच का मसला था, तुम मुझसे हथियार ले लो। ये हथियार बेचने के लिए सबसे आगे रहता है, भूखा रहता है युद्ध के लिए। यही काम दोबारा यहां पर किया जा रहा था। इजराइल में इतने हथियार दे दिए हैं कि बहुत पैसा इजराइल से अमेरिका को आना है, और उसके एवज में अगर एक गजा पर कब्जा कर लेते तो वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है, जिनका इस्तेमाल कभी सीरिया, इराक के प्राकृतिक संसाधनों को जैसे खोखला कर दिया है, वैसे ही ये गजा को खोखला करना चाहता अमेरिका कि अगर इजराइल कब्जा करेगा तो इसकी जिम्मेदारी बनेगी कि अमेरिका का एक बेस बने और उसके बाद वहां के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा का पूरा प्लान तैयार हो रहा था, ठीक है। लेकिन हो गया उल्टा, अब तो देश का दर्जा मिलने जा रहा है। खैर, ट्रंप लगातार इसीलिए सकपका जाते हैं कि अगर नेतन्याहू बौखला गया और अमेरिका की बात पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया तो अरबों डॉलर का जो दे रखा है हथियार, उसका पैसा वापस नहीं आ पाएगा। इसको लेकर ये सकपकाए रहते हैं, सिर्फ पागल हो गया है, बौखला गया है, तुम ये मत करो, सिर्फ ये धमकियां दी जाती हैं। इन सब के बीच एक और धोखे की खबर देखिए। तो मोहम्मद अल-थानी ने बताया है कि हर तरह की जितनी भी हदें थी वो सारी पार कर दी है इजराइल ने। ये इजराइल के प्रतिनिधिमंडल और हमास का प्रतिनिधिमंडल कतर में बैठकर तय कर रहा था कि करना क्या है, कैसे सीज फायर होगा। लेकिन इसी बीच इजराइल ने जो हमला किया, ये इजराइल का सबसे बड़ा धोखा है। हमने इजराइल का साथ खड़े रहे और इजराइल ने हमें धोखा दिया। इसी से बौखलाया हुआ है कतर कि ये नहीं होना चाहिए था। हम तो आपके यहाँ शांति चाहते हैं, उल्टा आप हमारे देश पर हमला कर रहे हो। इसी बीच खबर एक और आ गई है। खबर यह है कि अमेरिका को झटका देने जा रहा है कतर। $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनियों में, अमेरिकन कंपनियों में, उसे वापस लेने जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उसके बाद अगला नंबर मिलिट्री बेस को लेकर ही है। लेकिन क्या यूएई भी इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहा है? तो खबर है हाँ, तेल अवीव का जो यानी इजराइल का जो एम्बेसी है वो यूएई में बंद होने जा रही है। कतर ने एक रिक्वेस्ट की थी यूएई से। खबर निकल कर आ रही है कि हाँ, कतर के निवेदन पर यूएई मान गया है और तेल अवीव की एम्बेसी जो है, यानी कि उसका दूतावास, वहां बंद होने जा रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब तक आपने नेटो का नाम सुना होगा, नए नाम की आदत भी डाल लीजिए, मीसा, MESA। ये क्या है? मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये तमाम मिडिल ईस्ट के देश मिलकर एक साथ बनाने जा रहे हैं। ईरान ने इसके लिए कहा है कि जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो है, वैसे ही एक हमारा भी अपना MESA यानी मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस होना चाहिए। अगर ये हुआ तो यकीन मानकर चलिए कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नमस्कार।